नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ जनजातीय और आवाज़ पे, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है और ऐसे अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के जो आवाज़ें होते हैं उनमें जो है भारत के निवासी निवास करते हैं। सो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो CTET के एग्ज़ामों में आपको कहीं ना कहीं यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जनजातीय कि समकालीन इतिहासकारों ने या फिर हम कह सकते हैं मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, क्योंकि लेकिन समृद्ध जैसे रीति रिवाज हो गया, वांछित या मौखिक हम कह सकते हैं परंपराओं ये भी वे संरक्षण करते थे, परंपरा का वे संरक्षण करते रहे। और परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। और आज के इतिहास में जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का क्या किया जा रहा है, अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में जो है 13वीं शताब्दी यानी कि 13वीं या 14वीं शताब्दी में शताब्दी के दौरान यहाँ पे खोकर जनजाति पाई जाती है। खोकर जनजाति जो बहुत प्रभावशाली थी। और यहाँ बाद में गक्खर लोगों के यानी कि गक्खर लोगों से यानी कि गक्खर लोग ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हुए। ठीक है। तो ये एक 13वीं शताब्दी के मध्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है खोकर जनजाति जो थी कैसी बहुत प्रभावशाली थी। और कुछ समय पश्चात यहाँ पे जो है गक्खर जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है। ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ उत्तर पश्चिम में, उस उत्तर पश्चिम में बलूच बलूच एक ऐसा विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति होती है। बलूच जो थी एक विशाल एवं जनजाति होती है जो कि पश्चिम हिमालय में जो है क्या कह सकते हैं हम, गडरी या गडरियों की जनजाति रहती है, जनजाति रहती थी, जहाँ भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल थे। और यहीं पे नेक्स्ट अगला जो पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो उपमहाद्वीप थे, उपमहाद्वीप के सुंदर उत्तर पूर्वी भाग पर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला था, क्या देखने को मिलता था, नागा, अहोम और कई दूसरी यानी कि कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह से प्रभुत्व तथा सुंदर उत्तर पूर्वी भाग में जैसे असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया और मेघालय। ठीक है। मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम इत्यादि राज्य इसके अंतर्गत शामिल थे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता था जो है नागा या फिर अहोम जनजाति के जो लोग हैं, ये लोगों का जो प्रभुत्व था इन्हीं क्षेत्रों में था। और यानी कि जो उत्तर पूर्वी भागों में असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम इत्यादि के जो क्षेत्र है वो जो है उत्तर पूर्वी के अंतर्गत आते थे। और यहाँ पे नागा और अहोम जो जनजाति थी वो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभुत्व है वो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते थे। ठीक। यहीं पे बिहार और झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो बिहार और झारखंड के कई इलाकों में यहाँ पे 12वीं सदी तक जो चेर या सरदार शाहियों का यहाँ पे उदय रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बिहार एवं झारखंड के इलाकों में 12वीं सदी में ऐसी कौन सी जनजाति जो है निवास करती थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सरदार शाहियों का जो जनजाति, सरदार शाही उदय यहाँ पे इनका उदय हो चुका था। और इन क्षेत्रों में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में जो है आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था क्या, मुंडा और संताल है ना। मुंडा और संताल ये जनजाति उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। ठीक है। और ये जो है बिहार के साथ साथ में उड़ीसा और बंगाल में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक। इसी के बाद यदि मैं बात करूँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों को जो है कोली या बेरात
बेरा तथा कई पहाड़ी, कई दूसरी जो जनजाति थे, दूसरी जनजातियों के जो निवास स्थान यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ, जो कोली लोग जो है गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, है ना। कोली लोग जो थे गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। और भीलों की जो संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भील जो है, भील भी बहुत बड़ी जनजाति जो है, जनजाति है, जो कि पश्चिम और मध्य भारत में, पश्चिम और मध्य भारत में फैले हुए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले पेज की ओर। और यहाँ पे दिए गए हैं मौजूदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूँ, या फिर आंध्र प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है कौन लोगों की जो बड़ी तादाद में इनकी जनसंख्या फैली हुई है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे आवाज़ की, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे से आवाज़ की, ठीक है, यस लेटर। सो आवाज़ क्या होता है, इस पे हम पहले नज़र डालते हैं। वो आवाज़ यानी कि किसी जीव का वह परिवेश होता है जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, या हम कह सकते हैं वह परिवेश उस जीव का, उस परिवेश वह जीव का क्या कहलाता है, उस वह परिवेश उस जीव का कहलाता है, आवाज़ कहलाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यही जो परिवेश जो होता है, यानी कि यह सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। और जीव जंतु का आवास अलग अलग होता है तथा मनुष्य का जो आवास है कहीं न कहीं अलग आपको नज़र आता है और अलग ही होता है। और इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के आवासों को, हम यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के जो आवास है उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे मिट्टी का जो दिखाऊंगा आपने अक्सर जो मिट्टी के जो घर होते हैं, क्योंकि अभी भी आज की भी स्थिति में जो मिट्टी के जो घर है भारत में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी जो आकृति है वो कहीं ना कहीं अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इन घरों की जो दीवारें जो होती है, मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती है वो कैसी मोटी होती है ताकि जो गर्मी है अंदर ना आ सके। और इस प्रकार की जो घरें जो होती है, इस प्रकार के घरों की छतें जो होती है ना, झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। किसकी? झाड़ियों छप्पर की बनी होती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ बांस एवं लकड़ी के घर की, तो इस प्रकार की जो घरें जो होती है उस क्षेत्र में बनाई जाती है जहाँ अत्यधिक क्या होती है, वर्षा होती है। क्योंकि इस प्रकार की घरें जो होती है ना, जमीन से 10 से 12 फुट जो है, 10 से 12 फुट की 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बांस के मजबूत खंभों से बनाए जाते थे। तथा भारत के असम राज्य जो है, भारत का असम राज्य बांस के लकड़ियों से घर कहाँ बना जाता है, तो असम राज्य में बांस के घर बनाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे ईंट का जो घर जो है एक प्रकार का जनसंख्या वाहन एवं क्षमता क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत के मैदानी इलाकों में जो है इस प्रकार के घर यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला जो है इग्लू की यदि मैं बात करूँ, हम इस पे भी नज़र डाल देते हैं क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इग्लू ये जो है उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में निवास यानी कि निवास करने वाली एक एस्किमो जनजाति के आवास होता है। एस्किमो जनजाति का आवास होता है, जो कि एस्किमो लोग जो है हड्डी खाल बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक जो गुंबद नुमा है ना, गुंबद नुमा मकान का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूत यानी कि इनकी मजबूती बढ़ाती है। और साथ ही साथ जो है इग्लू के अंदर की तरफ दीवार तथा जो है फ्लोर पर सील मछली की जो खाल होती है, खाल लगाई जाती है, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनमें से मकान जो है अंदर से गर्म रहते हैं ना, अंदर से कह सकते हैं गर्म रहते हैं, क्योंकि दीवारों का जो खाल जो होता है ना, दीवार पे क्या होता है, दीवार पे जो खाल लगाई जाती है उनका, यानी कि उससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते। और दीवार का खाल के माध्यम से क्या होता है, दीवार का खाल के माध्यम से ही रिक्त स्थान को
छोड़ा जाता है और इस रिक्त स्थानों में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की जो आंतरिक गर्मी है ना, इग्लू की आंतरिक गर्मी बनी रहती है और यानी कि पिघलती नहीं है। और इग्लू में गर्मी की जो रोशनी होती है, रोशनी बनाए रखने के लिए जो सील मछली की जो चर्बी यहाँ पे जलाई जाती है। और इग्लू में छोटा द्वार होता है और इन द्वार का प्रयोग जो है लेट कर अंदर बाहर जाने के लिए किया जाता है। ठीक, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, टेंटे। टेंट क्या होता है? यह एक लोगों का एक अस्थायी निवास, या हम कह सकते हैं घर होता है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के बनाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ हाउस बोट की, सो हाउस बोट एक लकड़ी से बना घर होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है और इसकी छतों पर जो होती है सुंदर नक्शी की, यानी कि सुंदर नक्श की बनाई जाती है। और इस प्रकार के जो घर होते हैं पर्यटनों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। और ये घर कश्मीर और जो केरल जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है कारवा। ठीक है, सो कारवा क्या होता है? कारवा या हम कह सकते हैं केरेवन। यह पहाड़ियों क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्र पर घर बनाए जाते हैं। और यह एक प्रकार का क्या होता है? ट्रोलर होता है जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है और दूसरे जिसमें से रहने वाले यानी कि इसमें रहने वाली सुविधा होती है। तब कुछ लोग जो है जो कारवा में पर्यटन, कैंपिंग या फिर स्थायी निवास के रूप में भी ये रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कारवा। एक बहुत बड़ी जो जनजातियों का जो एक निवास होता है, जो कि पहिए के रूप में जो है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद में हम चर्चा करते हैं पिग्मा जनजाति का आवास। तो पिग्मा जनजाति जो है शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से जो है घर बनाकर नहीं रहते हैं ना, स्थायी रूप से कैसे घर बनाकर नहीं रहते। और पिग्मी जो जनजाति है, उसको पिग्मा नहीं है, पिग्मी जनजाति जो है जंगली जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ी वृक्षों पर बनाते रहते हैं, है ना। यानी कि जो झाड़ियाँ होती है, जो झोपड़ियाँ होती है वृक्षों पर कैसे होते हैं? वृक्षों पर बनाते हैं। और इनकी झोपड़ियाँ जो होती है मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो होती है गोल बनाई जाती है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आ जाता है झोपा। तो ये झोपा क्या होता है? झोपा हुआ जो पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में ये इस प्रकार के जो आवास है झोपा वो बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला है पड़वा। तो जो पड़वा जो होते हैं, पड़वा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और पड़वा की दीवारें जो थी प्रायः धूप से सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनी होती है। और ये जो है केलू से ढलवा छत बनाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और नेक्स्ट अगला जो है भंकर क्या होता है? भंकर का ढांचा। राजस्थान के जो गिरासिया जनजाति है इनकी जो आवाज़ जो होती है इस प्रकार की जो भंकर का ढांचा होता है। ठीक है, भाकर का ढांचा होता है। यहीं पे नेक्स्ट अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ मुनसा की, सो मुनसा जो होती है उत्तर प्रदेश के भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। कौन सा शीतकालीन आवास होता है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास मतलब उत्तराखंड में शीतकालीन आवास जो है, या फिर हम कह सकते हैं मुनसा किसका शीतकालीन आवास है? तो ये आपको याद रखना है, भूटिया जनजाति का जो है शीतकालीन आवास क्या है? मुनसा है। और यही मैथ जो होता है जो है उत्तराखंड के भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। क्या होता है? ग्रीष्मकालीन आवास होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कि ये जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल रहे हैं। और इस नोट्स को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको यह करना होगा द सलामी एजुकेशन चैनल पे जाना है। और साथ ही साथ यहाँ रहे तो आपको जाना है द सलामी एजुकेशन प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है द सलामी एजुकेशन। और वहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के पश्चात में आपको ऑल नोट्स पे जाना है, जिससे कि आपको ईवीएस का और जो है सीडीपी का कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं बहुत ही जल्द आपको साइंस के भी नोट्स यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ, यदि किसी का सेकंड पेपर है तो। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको फ्री में जो है कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और यदि हम यहीं पे आगे बढ़े सकते हैं तो जो ट्यूपिक जो है ट्यूपिक स्कीमा
लोगों के चमड़े से बने तंबू तंबू होते हैं, जो कि उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। और ये घर जो है केरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ किस्ताऊ की, सो किस्ताऊ जो है कजाकिस्तान की किर्गिज जनजाति के आवास स्थान होते हैं, जो कि घास के बने होते हैं। कैसे घास के बने होते हैं, जो कि किर्गिज इनके शीत ऋतु में निवास करते हैं ना। किर्गिज जो है इनमें किर्गिज जनजाति जो है इनमें शीत ऋतु में निवास करती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट अगला जो जाति आती है यहाँ पे यूथ, अगली जाति का जो आवास है यूथ किर्गिज है ना। यूथ किर्गिज जो है कलमुक हो गया कजाऊ जनजाति है ना। किर्गिज कलमुक या कजाऊ जनजाति की जो ग्रीष्मकालीन आवास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूथ कहते हैं, है ना, यूतह कहते हैं। और यह आवास होता है, और ये चमड़े के बने तंबू जैसे तंबू होती है ये। और उन्हीं उन्हीं नमदे में यानी कि उन्हीं नमदे के बीच में बनाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है जो जो होती है भील जनजाति का आवास होता है, जो कि कैसे होता है, आयताकार होता है। कैसे होता है, आयताकार होता है, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ इनकी दीवारों की, इनका जो दीवार है बांस या पत्थर की बनी होती है, जो कि फर्श मिट्टी या पत्थर तथा छत जो है खफरेल या फिर घास फूस की बनी होती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ बंगाल ओरक या फिर कतुम ओराक जो होता है संथाल जनजाति का एक आवास गृह होता है, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जो पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। उसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्रॉल क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में जो बंटू और नटाल में जो जूलू जनजाति होती है, जूलू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मशाई जनजाति के लोगों द्वारा यहाँ पे बनाई जाने वाली एक घास की झोपड़ी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉल कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ टीपी की, सो टीपी क्या होती है, एक राखी पर्वत के पूर्व है ना, राखी पर्वत के जो पूर्वी भागों में रेड इंडियन है ना, पूर्वी भागों में रेड इंडियन द्वारा यहाँ पे किया जाता है। रेड इंडियन के जो लोग हैं, लोगों के द्वारा बिशन बेले के जो चमड़े होते हैं, बिशन बेले के चमड़े से व लंबे बाँसों से बनाए के सकवाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे नज़र डालना है, ठीक है। और यहीं पे बात करूँ साथियों मैं अर्स की, अर्स भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जो जाति होती है, आदिम जाति होती है, वे लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर बनाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो खाईमास जो होती है ना, खाईमास अरब एवं सहारा के बंधु जाति के लोग जो है तंबू में निवास करते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की। और अगला पॉइंट जो है कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ मनुष्य जो निवास करता है उन स्थानों के बारे में हमने बहुत अच्छे से और यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं जीवों के आवास के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार जो है मनुष्य अपना जीवन यापन करता है आवास में, उसी प्रकार जो जीव होते हैं वे भी कहीं न कहीं आवास में निवास करते हैं। और प्राकृतिक इनका जो आवास होता है प्राकृतिक रूप पर निर्भर करता है, ठीक है। और कुछ जीव जो होते हैं जंतु एवं पक्षी अपना आवास जो है पेड़ पौधों पर या झाड़ियों पर बनाते हैं, और कुछ जमीन में बिल बनाकर जो है अपना निवास स्थान बनाते हैं और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। और कई बड़े जो जंगली पशु होते हैं, जैसे जंगलों तथा पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में भी वे निवास करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने वाले एक एक पे चलते हैं। पहला हम आवास के प्रकारों पे चलेंगे। पहला स्थलीय आवास। क्या होता है स्थलीय आवास? स्थलीय आवास की यदि मैं बात करूँ, स्थलीय आवास वह आवास होती है या स्थलीय आवास पर रहने वाले सभी जीव आवास कैसे होते हैं, स्थलीय कहलाती है, क्योंकि इनमें कई प्रकार के आवास शामिल होते हैं। जैसे कि वनी आवास में जंतु जो होते हैं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं ना। जंतु हो गया, जंतु और पेड़ पौधे
पेड़ पौधे जो कि है दोनों पाए जाते हैं और एक दूसरे से आश्रित होते हैं। किस वजह से एक दूसरे से आश्रित होते हैं? क्योंकि सभी प्रकार के जंगली जानवर जंगली जानवर या वनस्पति एक प्रकार के आवास में ही क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो होता है घास भूमियाँ। ठीक है। सो घास भूमि यह लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है और यहाँ में यानी कि यहाँ मुख्य जानवर पाए जाएंगे जेब्रा और जिराफ, हाथी, जो गजेला, हिरन इत्यादि जो होती है घास भूमि के अंतर्गत पाई जाती है। प्रमुख घास भूमियों में के उदाहरण जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शावना हो गया, और उसके बाद में प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपी, और उसके बाद में मीडोज, लनोश, पंपास, ग्रीन चाको इत्यादि की जो घास यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला हम चलते हैं मरुस्थली आवास। क्या होता है मरुस्थली आवास की? यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मरुस्थली आवास उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि तापमान यहाँ पे बहुत अधिक होता है और यहाँ पाए जाने वाले जंतु जैसे कि ऊँट हो गया, सांप हो गया, कंगारू एवं चूहे आदि वनस्पति यानी कि वनस्पति में जो कांटेदार एवं मोटी पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं उनमें आपको ये मिलेंगे। ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ पहाड़ी आवास की, तो पहाड़ी आवास में जैसे कि याक हो गया, भालू हो गया, और जो पहाड़ी बकरियां जो होती हैं इत्यादि आपको पहाड़ी आवास में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ जो ध्रुवीय आवास की, तो ध्रुवीय आवास ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा यानी कि यहाँ पे वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर यानी कि सारे शरीर पर होता है। और इसमें क्या होता है, चर्म के अंदर वसा की एक मोटी परत होती है जो कि सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ में भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। और यह ध्रुवीय जैसे भालू हो गया और रेंडियर भालू, रेंडियर, कर्नाटक लोमड़ी और शील और स्नोगुज जो है आर्कटिक भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, ब्लड ईगल इत्यादि जो जानवर है ये आपको कहीं ना कहीं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं जलीय आवास की ओर। सो जलीय आवास के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है उस पर हम नज़र डालते हैं। ठीक। सो जलीय आवास जो होता है, जलीय आवास नदियों जैसे कि नदियाँ, झील, तालाब, झरने इत्यादि जो है इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ और उसके बाद में जो है केटपोल, मेंढक और कैटफिश, सर्प या फिर ड्रैगन फ्लाई इत्यादि जो है जंतु कहाँ जल में पाए जाते हैं। और समुद्री आवास जो होती है, समुद्री आवास में मछलियाँ, वेल डॉग हो गया, डॉग हो गया, उसके बाद में फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, शार्क मछली और व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा एवं समुद्री ड्रैगन आप कह सकते हैं, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ एवं समुद्री सांप इत्यादि जो जंतु है वो आपको कहाँ पे जल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और यदि मैं बात करूँ तटवर्ती आवास के, सो इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का यहाँ पे मिश्रण होता है। अतः यहाँ मैग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सो समुद्री जल की जो यानी कि शुद्ध जल जो होता है, यहाँ तटवर्ती आवास में कौन सा वन पाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। सो कौन सा? मैग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है। और इसी के बाद में चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट की ओर, बिल। बिल क्या होता है? कुछ जंतु यानी कि कुछ जंतु जो है धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, खाप या खरगोश इत्यादि। ये कैसे बिल बनाकर अपना निवास स्थान बनाते हैं और वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। यहीं पे यदि मैं बात करूँ घोंसला की, सो घोंसला कुछ पक्षियाँ जो होती है पेड़ों पर या घरों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे कि बाया, बलबुल या फिर कठ फुड़वा जो चिड़िया इत्यादि। ये कैसे बिल बनाकर घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक। और उसके बाद में पेड़ पौधे की शाखाओं में जैसे बंदर हो गए, चील, कौवा, टिड्डा इत्यादि जो है ये पेड़ों पर निवास करते हैं। उसके बाद में छत्ता या मधुमक्खी जो होती है, कैसे छत्ता या बरबर, ततैया इत्यादि जो होती है छत्ते में क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। यहीं पे छप्पर या बड़ा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी इत्यादि जो होती है पालतू जानवर जो होती है इन्हें कहाँ पे छप्पर या फिर बड़ा में ये इनको
रखा जाता है। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ बिल की, तो बिल में आपको देखने को मिलेगा खरगोश हो गया, और अस्तबल जो होता है, अस्तबल जो होता है घोड़ा को रखा जाता है। ठीक है, और यहीं पे पेड़ की जो कोटार होती है, पेड़ की कोटार में कंगारू निवास करता है। यहीं पे गर्मी खान का जो दड़बा जो होती है ना, गर्मी खान का मुर्गी खान का जो दड़बा होती है, ये मुर्गी का घर होता है। ठीक है, और इसमें बिल्ली इत्यादि जो कैटेगरी के जो जीव आते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने यहाँ पे चर्चा की साथियों, जो आपको बहुत मज़ा आया होगा, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले चैप्टर में हम यहाँ पे, अगले क्लास में हम यहाँ पे संपूर्ण वस्त्रों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल में नए हैं तो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।